टॉपिक स्टार्ट करना है वो डायबिटीज के ऊपर है। मैंने ऐसे तो इसकी कोई स्लाइड नहीं बनाई क्योंकि हम लोगों ने इसकी रेमेडीज और सप्लीमेंटेशन ही पढ़नी थी। तो मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ इंट्रो भी दूंगी डिजीज का, ताकि जब तक आपको इंट्रो नहीं पता होगा तो आप उस चीज के बारे में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। स्टार्टिंग हम लोग अगर डायबिटीज की करें तो डायबिटीज बेसिकली होता क्या है। डायबिटीज आपके पास वो कंडीशन है बॉडी की जिसके अंदर ये सबसे पहले तो क्रॉनिक है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है। आपकी बॉडी जो है वो अब फूड को एनर्जी के अंदर जो कन्वर्जन होती है उसका जो मैकेनिज्म है जितना भी, वो सारा का सारा आपकी बॉडी ने एज अ इंसुलिन मैनेजमेंट ने करना होता है, जो आपकी बॉडी नेचुरल वे के अंदर बना रही होती है। लेकिन डायबिटीज वाले पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन इनसफिशिएंट हो जाती है या फिर इंसुलिन प्रॉपर बन नहीं रही होती। तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी जो बॉडी का जो फूड है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। अगर होता है तो बहुत ज्यादा स्पीड से, या एनर्जी उसको उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, इंसुलिन उसकी मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस आपके पास आती हैं ये डायबिटीज के अंदर आती है। डायबिटीज होती किस तरह है? सबसे पहले तो आपकी जो फूड है जब हम डाइजेस्ट करते हैं या उसको खाते हैं तो उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है। जब ब्रेकडाउन होती है तो वो शुगर के अंदर होती है, मींस ग्लूकोज के अंदर उसकी ब्रेकडाउन होती है। ये जो ब्रेकडाउन हुई है ग्लूकोज की, ये आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके रिलीज होती है। ये जो ब्लड स्ट्रीम में जाके रिलीज होगी, जाहिर सी बात है कोई भी चीज आपकी बॉडी में जब रिलीज होती है या फिर सिक्रीट होती है तो वो ब्रेन की जो हार्मोन्स होते हैं ब्रेन के सिग्नल्स की वजह से होती है। आपकी पूरी बॉडी ब्रेन के सिग्नल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपकी बॉडी का ब्रेन सिस्टम काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होगा। इसी तरह जब आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड सिस्टम के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाते हैं तो ब्रेन को मैसेज आता है कि वो जो ब्लड शुगर है उसको रिलीज, उसको काउंट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियास को मैसेज आएगा कि वो इंसुलिन को सिक्रिएट करे। जब इंसुलिन वहां से सिक्रिएट होती है तो इंसुलिन जो है एक बेसिकली हार्मोन होता है जो आपके ग्लूकोज को बाइंड करता है अपने साथ या टारगेट कर देता है, ठीक है, उसको टारगेट करके अपने अंदर ट्रैप करता है। किसकी मदद से? ग्लूकोज इनहिबिटर रिसेप्टर्स की मदद से, ठीक है। एक जो इंसुलिन का अगर आप प्रॉपर एक हार्मोन की शेप देखो, सेल शेप देखो, तो वो उसके अंदर दो गेट्स लगे होते हैं। एक ओपन गेट होता है, एक क्लोज गेट होता है। जो ओपन गेट होता है उधर से जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज का अपटेक करती है अपने हार्मोन के अंदर। फिर वो गेट बंद हो जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो तब वो एनर्जी की फॉर्म में यूज हो जाता है। तो ये वाला जो साइकिल होता है ये आपकी नॉर्मल बॉडी के अंदर होता है। लेकिन डायबिटीज के अंदर क्या हो रहा होता है कि ये जो इंसुलिन है ये आपकी ब्लड सिस्टम के अंदर सिक्रिएट नहीं हो पा रही होती, या अगर होती है तो बहुत लिटिल अमाउंट के अंदर। वो जो ब्लड के अंदर शुगर आपकी इंक्रीज हुई है वो आपको डायबिटीज, उसको हम लोग बेसिकली डायबिटीज कहते हैं कि आपके ब्लड सिस्टम के अंदर जो शुगर लेवल है वो आपका ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मैं इस चीजों इन दो कंडीशंस को मैं दूसरी आपकी बॉडी की कंडीशंस के साथ को रिलेट कर सकती हूँ। टाइप्स तो अलग एक चीज आ जाती है, ये आपकी एक कंडीशन आती है आपकी बॉडी के अंदर, इसको हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज वाली कंडीशन आती है तो वो वाली जो कंडीशन होती है वो अनकॉमन डिसऑर्डर क्रिएट करती है। जैसे कि आपकी जो फ्लूइड का है वो इम्बैलेंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उसकी इम्बैलेंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, कौन कौन से फ्लूइड्स आ सकते हैं जो आप लोग कंज्यूम करते हैं? वाटर इनटेक, ठीक है, फिर आपका ग्लूकोज इनटेक, फिर आपके जितने भी ब्लड इनटेक, ये सारे आपके सोडियम पोटेशियम इनटेक सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं ये फ्लूइड्स इम्बैलेंसमेंट की वजह से। इसके अंदर पोटेशियम भी आपका इम्बैलेंस होगा, सोडियम भी, फॉस्फोरस भी, मैग्नीशियम भी, क्रोमियम भी, जितने भी आपके पास यहाँ पर मिनरल्स आते हैं वो उनका जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। और ये वाली कंडीशन की जो सबसे बड़ी सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट को यूरिनेशन बहुत ज्यादा होती है, मींस यूरिन बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर आता है। और ये जब यूरिन लार्ज अमाउंट के अंदर आता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ये वाली जो कंडीशन आती है ये आपके इंसिपिडस वाले केस के अंदर आती है।
ये आपको टाइप 2 के अंदर भी होता है, टाइप 1 के अंदर भी होता है, प्री डायबिटिक पेशेंट्स को भी होता है, और जेस्टेशनल डायबिटीज वाले जो कंडीशन होती है उसमें भी कॉमन होता है। इसलिए ये एक अलग से डिसऑर्डर है। जिस तरह हम लोग पीसीओएस को पढ़ते हैं कि पीसीओएस बेसिकली एक डिसऑर्डर है, एक सिंड्रोम है जिसके अंदर डिफरेंट डिजीजेस प्रेजेंट होती हैं। सेम इसी तरह जो डायबिटीज है ये भी आपकी डिफरेंट डिजीजेस से मिलकर एक मेजर डिसऑर्डर बना है जिसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। ये वाली जो कंडीशन होती है ये आपकी बॉडी में यूरिनेशन को ज्यादा करती है, और जब यूरिनेशन ज्यादा होगी प्यास बहुत ज्यादा लगती है। बेसिकली होता क्यों है, आपके ब्रेन को जो नॉर्मल अगर हम लोग साइकिल पढ़ें तो आपका ब्रेन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज देता है कि वो एडीएच हार्मोन को रिलीज करे। ये एडीएच हार्मोन आपके जितने भी फूड्स होते हैं उसकी बैलेंसमेंट करते हैं, आपकी किडनी को फिल्ट्रेट करवाते हैं, वाटर फिल्ट्रेट करते हैं किडनी से और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करवाते हैं। एडीएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके यूरिन को कितनी अमाउंट में यूरिन बनना है और कितनी अमाउंट में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना है। उस हार्मोन का जो काम होता है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपका एडीएच हार्मोन इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं बनाता जिसकी वजह से यूरिन आपको बहुत ज्यादा आता है। ये वाली जो कंडीशन आपके पास आ रही है यही सबसे मेजर कंडीशन होती है जिसको हमने डाइट के अंदर कंट्रोल करना होता है। हमने बेसिक डायबिटीज की जो जितनी भी मैनेजमेंट होती है वो बहुत ज्यादा पढ़ी होती है कि टाइप 1 के अंदर आपको ये वाली कंडीशन होती है, टाइप 2 के अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम इसको इस तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये वाली चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फूड इम्बैलेंसमेंट को ट्रीट नहीं करते तो पेशेंट का जो स्टमक है वो बेसिकली खराब होना शुरू हो जाता है। किस तरह खराब होता है, एक तो वो पानी बहुत ज्यादा उसकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, किडनी प्रॉब्लम ज्यादा आती है, ठीक है। फिर इसके अलावा आइज का इशू ज्यादा होता है, आइज जो पैड होते हैं आइज के नीचे वाले वो स्वेल कर जाते हैं क्योंकि वाटर इनटेक वो ज्यादा करती जा रही हैं और यूरिनेशन भी उनको ज्यादा हो रही है, तो मीन्स हाइड्रेशन लेवल उनका 0 पे आ गया। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका हमने हाइड्रेशन लेवल जो होता है वो सबसे मेजर काम होता है कि उसको हम लोग किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट सप्लीमेंटेशन होती हैं, डिफरेंट डाइट होती है। डैश डाइट बेसिकली आपके डायबिटीज और आपके हाइपरटेंशन वाली कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है। इसके अंदर आपके पास लो ग्लाइसेमिक डाइट होती है, लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, इवन कि आपका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है उसको भी देखकर तो फिर हम लोग डाइट देते हैं। इसके अलावा आपका सोडियम कंट्रोल किया जाता है, आपकी फैट्स कंट्रोल की जाती हैं, आपको पॉलीअनसैचुरेटेड फैट की तरफ लेके आया जाता है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स आपके पास कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास ओमेगा 3 या ओमेगा 6 है, ठीक है। ये सारे सप्लीमेंटेशन ऑयल्स हो सकते हैं, फिश ऑयल हो सकते हैं, फिर ऑलिव ऑयल हो सकता है। पॉम ऑयल हम लोग अवॉइड करेंगे, क्यों अवॉइड करेंगे, ये आपकी जो जम जाता है आपकी बॉडी के अंदर जाके, यानी आपके लिवर को फैटी कर सकता है, ठीक है। ये वाले जो ऑयल होते हैं ये आपने अवॉइड करने हैं। अच्छा, ये आपको किन किन चीजों से मिल सकते हैं, जितने भी लेस के पैकेट्स हैं उनके अंदर पॉम ऑयल डलता है, फिर आपका जो न्यूटेला होता है वो भी आपके पॉम ऑयल से बन रहा है, इवन कि आपके जितनी भी ये बेकरी में ज्यादा यूज इसलिए किया जाता है कि ये जम जाता है, ठीक है। ये इतना ज्यादा थिक हो जाता है कि ये आपको ऑयली सा टेक्सचर नहीं देता। जब आप इसको हीट करते हो तो वो उस फूड को नरम कर देता है, लेकिन फिर भी वो आपके देखो आपके फूड में ऑयली टेक्सचर नहीं आएगा उस वजह से। तो जो आपके पास मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको ये वाली कंडीशन आ रही होती है। ये आपके पास नॉर्मल कंडीशन थी जो हम लोग डायबिटीज के अंदर पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि आप ये वाली चीजें इस्तेमाल करें तो ऐसा हो जाएगा। हम लोग जो ट्रीटमेंट की बात करने लगे हैं अभी वो थोड़ा सा स्वेयर है, ठीक है, आप उसको लिख लो या आप उसको याद करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले दौर के अंदर ये वाले जो सप्लीमेंटेशन हैं ये सारी आम हो जाएंगी। और ये इसलिए आम हो जाएंगे क्योंकि ये अमेरिका यूएसए बेस्ड जितने भी आपके पास मेजर कंट्रीज हैं या हमारे से अपर लेवल पर जो काम कर रही है वो इन्हीं सप्लीमेंट्स को यूज करके सक्सेसफुल हुए हैं अपनी जितने भी पेशेंट हिस्ट्रीज होती हैं। सबसे पहले जो आपकी ट्रीटमेंट में जिनको ये वाली कंडीशन होती है, मींस कि जो यूरिनेशन ज्यादा हो रही है और प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो उसको हम लोग किस तरह मैनेज करेंगे। ऐसे पेशेंट्स को आपने क्या करना है कि उनकी डाइट के अंदर आपने बेसिकली प्रोटीन को और सोडियम को कंट्रोल करना है।
मीन्स कि आप उनको बेशक प्लांट बेस्ड प्रोटीन दो, ठीक है, और लीन प्रोटीन दो, लेकिन आपने एक पोर्शन कंट्रोल के अंदर। ये नहीं करना आपने कि आप रोज ही उनको कहो कि आप ये भी खा लें वो भी खा लें। जो प्रोटीन का पोर्शन है वो आपने 2 से 3 सर्विंग रखनी है, चाहे आप उसको एक प्लांट बेस्ड में ले जाओ, एक आप उसको एनिमल बेस्ड के अंदर ले जाओ। सोडियम आप यहाँ से कंट्रोल करोगे, मीन्स सादा सिंपल जुबान में कहूँ तो ये आपकी डैश डाइट सिंपल यहाँ पर अप्लाई होती है। फिर जो आपको वो फ्लूइड इम्बैलेंसमेंट हो रही है वो आपको किस वजह से होती है? ये बेसिकली 2 रीजन से हो रही है। एक तो आपकी बॉडी के अंदर एडीएच हार्मोन नहीं बनता, ठीक है। दूसरा ये कि आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम अपटेक बहुत ज्यादा लो है। पोटेशियम अपटेक लो क्यों हो सकता है? जब आप सोडियम का इंटेक बहुत ज्यादा करते हो, मींस अचार ज्यादा खा रहे हो अपनी डाइट के अंदर, या फिर प्रोसेस्ड फूड जितने भी होते हैं, प्रोसेस्ड मीट जो है वो ज्यादा यूज किया जा रहा है, ऑयल का ज्यादा कंजम्पशन की जा रही है, शुगर बहुत ज्यादा इंटेक हो रहा है, तो ये जितने भी आपके पास चीजें आती हैं ये आपकी सोडियम इंटेक को इंक्रीज करती हैं और पोटेशियम इंटेक को कम करती हैं। अच्छा, आपने इसको कंट्रोल करने के लिए ये वाली जो सिचुएशन होती है ये हाइपोकैलेमिया कहलाती है, मींस लो सीरम ऑफ पोटेशियम, ठीक है। आपके ब्लड के अंदर जो पोटेशियम लेवल होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो जब पोटेशियम कम होगा तो इनडायरेक्टली आपका सोडियम ज्यादा हो जाएगा। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है कि जो सोडियम लेवल होता है उसको कम करना है, और पोटेशियम रिच सोर्सेज जो होते हैं वो आपने ऐड करने हैं। तो यही यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट सॉल्व हो जाएगा, मींस हाइड्रेशन लेवल यहाँ पर उनका कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज आप ये ऐड कर सकते हो। दूसरा, आपने मैग्नीशियम के सोर्सेज ऐड करने हैं। मैग्नीशियम सोर्सेज ज्यादातर वेजिटेबल से आपको मिलते हैं, ठीक है। प्लांट बेस्ड वेजिटेबल जितनी भी आपके पास आ रही है उधर से प्लांट बेस्ड प्रोटीन से मिल सकते हैं आपको। और अगर नहीं तो आप जो ग्लूसरना मिल्क सप्लीमेंट होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में आपको मैग्नीशियम मिलता है। फिर एक और मैं आपको सप्लीमेंट बताती हूँ, उसको हम लोग एजोवैक कहते हैं। एजोवैक अभी तक का मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सप्लीमेंट रहा है, डाइटिशियंस के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। ये इतना ज्यादा हैवी नहीं है, ठीक है। डायबिटीज टाइप 1 वाले पेशेंट भी इसको यूज कर सकते हैं, टाइप 2 वाले पेशेंट भी यूज कर सकते हैं, प्री डायबिटिक भी यूज कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं आप उनको कहीं कि ये वाले जो सप्लीमेंटेशन होते हैं ये आप ना दें, आप अपनी डाइट से क्योर करें। लेकिन जो टाइप 1 या टाइप 2 वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी जो अभी तक मेडिसिन रही है वो एजोवैक है। इसके अंदर आपके पास सारे मल्टी वाइटामिन हैं, इवन के फैट सॉल्युबल भी, और इसके साथ साथ आपके पास वाटर सॉल्युबल भी हैं। एक इसके अंदर एक कंपाउंड ऐड होता है, इसको हम लोग जिंचो पाउडर कहते हैं, और जिंक्सन, ठीक है। ये दोनों ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। इसके अंदर आपका मैग्नीशियम जो पोर्शन होता है वो बहुत अच्छा है, तो आप इसको कंज्यूम करवा सकते हो। एक डेली खाना है, ये इतना लो पोटेंसी है कि आपके स्टमक पे जाके भारी नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो जो कोई भी प्रोटीन या कोई भी ऐसा फूड खा लें तो वो कहते हैं कि हमारा जो मैदा है वो भारी हो गया, हमसे खाया नहीं जा रहा, दिल खराब होता है। खास तौर पे जो टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं उनसे ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम नहीं की जाती, नौजिया वाली कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। आपका दिल खराब नहीं होता। आप कोई भी ऐसी मेडिकेशन खा लो जिसके अंदर बी विटामिन होते हैं, आपके मुंह से स्मेल आती है, आपके यूरिन से स्मेल आती है, जैसे सरबैक्स जी है, ठीक है, तो वो आपको ये वाले जो सप्लीमेंट है इससे आपको स्मेल नहीं आएगी। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा अच्छा सप्लीमेंट है। अच्छा, टाइप 1 के अंदर और टाइप 2 के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या है बेसिकली और क्यों होता है। टाइप 1 के अंदर ये वो वाली टाइप है आपके पास, वो वाली कंडीशन है जिसके अंदर आपकी जो बॉडी की इंसुलिन होती है वो आपकी सही तरह से नहीं बनती होती, ठीक है। और ये इंसुलिन क्यों नहीं बनती होती कि आपके जो बीटा सेल्स होते हैं वो आपके खत्म हो रहे होते हैं। किस वजह से खत्म होते हैं? आपके जो केक टी लेके आ रहे सेल्स हैं। होते हैं, ये किसी का माइक ओपन हो गया है, वो आप म्यूट कर लें। मैं आपको बता रही थी कि जो आपके पास टाइप 1 वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो टी अटैकिंग सेल्स होते हैं वो आपके बीटा सेल्स या बीटा चेन को डिस्टर्ब कर देते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपके पास इंसुलिन चेन होती है, 2 तरह की चेन होती हैं।
एक आपके पास अल्फा चेन होती है, एक आपके पास बीटा चेन होती है। बीटा चेन जो है स्पेसिफिक आपके इंसुलिन का अपटेक करवाती है, ठीक है, ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन्स के अंदर अपटेक करवाकर उसका फंक्शन परफॉर्म करती है। जो टाइप 1 वाले पेशेंट्स होते हैं उनको यूरिनेशन बहुत ज्यादा होती है, वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप उनका वेट जो है वो मैनेज करेंगे, प्रोटीन अच्छी देंगे, मॉडरेट अमाउंट के अंदर देंगे, पोर्शन कंट्रोल करवाएंगे। और ऐसे पेशेंट्स को हेयरिंग लॉस वाला मसला ज्यादा होता है, मीन्स कि उनको कम सुनाई देता है या ऊंचा सुनते हैं। तो आपने क्या करना है कि उनकी डाइट के अंदर अच्छे से अच्छे अमाउंट में फैट्स ऐड करनी है। जो फैट होती हैं खास तौर पे आपके पास ओमेगा 3, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, ताकि उनकी जो हेयरिंग लॉस हो रही है वो ना हो। दूसरा इसके अंदर जो कॉमन सिम्टम आता है वो डिमेंशिया का आता है। डिमेंशिया मीन्स कि आपकी बॉडी का जो ब्रेन सिस्टम होता है वो इतना खराब हो जाता है, या आप ये कह सकते हो कि वो इतना वीक हो जाता है कि उनको जो सेंस होती है ना कि ये मेरा कौन लगता है, ये अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान पाते। आपके सामने आपकी औलाद बैठी होती है, आप उनका नेम नहीं याद कर पा रहे होते, वो वाली जो कंडीशन होती है वो आपकी मेमोरी लॉस की आती है। तो इस कंडीशन के अंदर आप स्पाइरोलिना एक सप्लीमेंट यहाँ पर आया हुआ है, आपको टाइम्स में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं टाइम्स कभी भी रिकमेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसके अंदर ये ज्यादातर जो है ये चाइनीज फूड के अंदर से लिया जाता है, और चाइनीज फूड ज्यादातर आपके पास हलाल कमेटी के अंदर नहीं आते, तो हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर उन्होंने कौन सा फूड या कौन सा सोर्स ऐड किया है। रिसेंटली इन्होंने बिस्किट्स एक बनाए थे, उसके अंदर फिश जो है वो एक सिल्वर फिश है, उसके अंदर से ब्लड निकलता है, उसका जो कलर है वो ऐड किया जाता था ये कैप्सूल्स के अंदर। तो इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करती। आप दूसरे न्यूट्री फैक्टर कंपनी के अंदर भी स्पाइरोलिना आ गई है, ठीक है, आप वहां से कंज्यूम कर लें। हर्बियोटिक्स जो कंपनी है उसके अंदर भी आपके पास स्पाइरोलिना के जो सप्लीमेंटेशन है वो भी अवेलेबल होती है, तो आप वहां से उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारे जो सप्लीमेंटेशन होती हैं आप ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास मेमोरी को अच्छा करने के लिए आप कोशिश ये करें कि उनकी डाइट के अंदर ये नट्स को ऐड करें, ठीक है, हेल्दी वे के अंदर। ये नहीं कि आप उनको मुट्ठी भर कर नट्स दे दें और कहें कि आपने खाना है, ऐसे नहीं करना। 3 दिन ऐसे करके देंगे, जैसे 3 दिन आपने वॉलनट्स देने हैं, 3 दिन आपने उनको पिस्ताशियोज देने हैं, इस तरह करके देंगे तो हर चीज उनकी बैलेंस हो जाएगी। एक से दम से लोड डालेंगे तो कुछ भी नहीं खाया जाएगा, स्टमक हैवी हो जाता है, इवन के आगे उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू होता है तो आपको एक्नी या फिर आपको इरिटेशन ज्यादा होती है। ऐसे पेशेंट जब ज्यादा फूड एक साथ कंज्यूम करते हैं या एनर्जी ज्यादा निकलती है उनकी बॉडी से, तो उनको टिंगलिंग वाला इफेक्ट आता है। टिंगलिंग इफेक्ट कौन सा होता है? सुइयां चुभना, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को नींद नहीं आती, पाँव दर्द करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप एक से दम से उनकी बॉडी पे लोड नहीं डालेंगे। ये उनकी मैनेजमेंट थी। फिर आपके पास टाइप 2 वाले पेशेंट्स आते हैं। टाइप 2 वाले वो वाले कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी जो है वो किसी भी रिस्क फैक्टर, जेनेटिकल फैक्टर की वजह से या फिर फैमिली हिस्ट्री की वजह से या अब्डोमिनल ओबेसिटी की वजह से, डिफरेंट कंडीशन की वजह से आपको ये वाली जो फैक्टर है ये आपका प्रेजेंट हो जाता है, डायबिटीज टाइप 2 हो जाती है। ये वाली जो कंडीशन होती है इसकी जो मैनेजमेंट होती है, इसमें पेशेंट का वेट गेन होता है जिसकी वजह से उसको टाइप 2 होती है। अच्छा, टाइप 1 आपको कब होती है? ये आपको अर्ली एजेस में भी हो सकती है और लेटर एजेस में भी हो सकती है। ज्यादा कॉमन अर्ली एजेस के अंदर होता है, मींस 15 से लेकर 35 तक। जो 35 से अबव एजेस के अंदर आपको डायबिटीज हो रही है वो आपको टाइप 2 के अंदर आती है। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, उनको प्री डायबिटिक शो किया जाता है। अच्छा, जो जितने भी प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको टाइप 2 के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनको टाइप 1 नहीं होती, उनको टाइप 2 होती है, क्योंकि वो ओबेसिटी और ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज होने की वजह से होती है। टाइप 1 का मेन जो आपके पास सिम्टम है वो यही है कि इसमें वेट लॉस होता है, लेकिन टाइप 2 के अंदर आपका वेट गेन होने की वजह से आपको ये डिजीज होती है। तो इसमें भी आपने क्या करना होता है कि उनकी जो इंसुलिन है वो मैनेज करनी होती है, उनकी डाइट जो है वो आपने पोर्शन कंट्रोल के साथ देनी है। इसमें आपने कार्ब्स की काउंटिंग बहुत जरूरी है, कार्ब्स की काउंटिंग करना। तो ये वाली आपके पास सारी जितनी भी चीजें आती हैं ये आपके दोनों टाइप्स के अंदर आ जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेमेडीज की। सबसे पहले कोई भी आपके पास डायबिटीज हो उसमें जो आपने सबसे पहले सप्लीमेंटेशन, एक तो मैंने आपको एजोवैक बताया है, ठीक है, ग्लूसरना मैंने आपको बताया, स्पाइरोलिना आपको बताया, एक और मैं आपको चीज बताती हूँ, सिरबेक्सी।
ठीक है, ये हर एक को रिकमेंड नहीं की जाती, लेकिन जिनको आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है या B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली डायबिटीज टाइप 1 वाले एक्सक्यूज मी पेशेंट मैम। होते हैं। जी जी। मैम थोड़ा सा स्लो बता दें आप। ठीक है, मैं स्लो बता देती हूँ, और मैं आपको ये बाद में लेक्चर के बाद में लिख के भी दे दूंगी कि आपने कौन कौन से सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। सरबैक्सी है, ठीक है, ये आपको टाइप 1 के अंदर दिया जाता है ज्यादातर, क्योंकि इसके अंदर B12 ज्यादा होता है। जब B12 ज्यादा होता है तो ये आपके जो मसल्स अकड़ जाते हैं या दर्द होते हैं, डायबिटीज वाले पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर का इशू बहुत ज्यादा होता है कि उनके कंधे लॉक हो जाते हैं, हाथ उठाया नहीं जाता है। इसको हम लोग TIA एक प्रॉब्लम है उससे रेफर करते हैं। मीन्स के 24 आवर के अंदर आपको एक दफा स्ट्रोक आना, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, और इसको आपने किस तरह मैनेज करना होता है, उनकी डाइट के अंदर से ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना होता है। इसलिए डॉक्टर उसको कंट्रोल करने के लिए सरबैक्सी रिकमेंड कर देते हैं। ऑप्टिमल डी, ऑप्टिमल डी भी आपके पास एक वो क्या कहते हैं सप्लीमेंट है, जो यूज किया जाता है आपके टाइप 1 वाले पेशेंट्स के अंदर। ऑप्टिमल डी, ठीक है, सिर्बेक्सी, एजोवैक, ठीक है। एजोवैक भी जो आपके पास सप्लीमेंट है वो बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया। इसके अंदर जिंजर पाउडर भी ऐड होता है, गार्लिक पाउडर इसके अंदर ऐड होता है, लेकिन उसकी नाम उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप सिर्फ जिंजर पाउडर दो तो वो उनके लिए होता है जिनको BP का इशू होता है, ठीक है। उनके लिए हम लोग ये वाला सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास मैम कैल्सिफेरॉल जी। मैम आप इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा। सब कुछ शेयर हो जाएगा, मैं आपको इवन के लेक्चर जो मैंने लिखा होगा मेरे पास वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। थैंक यू मैम, चलिए ठीक है। कैल्सीफेरॉल आपके पास सप्लीमेंट है, ये दोनों कंडीशन में आप दे सकते हो। इवन कि आप डायबिटीज टाइप 1 वाले पेशेंट्स को भी दे सकते हो, टाइप 2 वाले पेशेंट्स को भी दे सकते हो, और आप खुद भी खा सकते हो। ये आपको प्रिवेंट करेगा किसी भी कैल्शियम और विटामिन D डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। जो अर्थराइटिस के इश्यूज आ रहे हैं, यूरिक एसिड का इशू आता है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए, आयरन अपटेक को ठीक करने के लिए ये जो कैल्सीफेरॉल है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव अभी तक का सप्लीमेंट रहा है। फिर आपके पास इंड्रॉप डी है, ये हफ्ते में एक दफा, ठीक है, 15 दिन में एक दफा, या फिर वीक में, या फिर आपके पास महीने में एक दफा। ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह सजेस्ट करते हैं। अगर मैं रिकमेंड करूँ तो 1 मंथ के बाद एक करूंगी, क्योंकि हर एक से ये डाइजेस्ट नहीं होता। और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो 1 मंथ बाद दें, अगर ओल्ड एज है तो 15 दिन के बाद एक दफा दे लें। इस तरह आप करके देंगे तो वो मैनेज हो जाएगा, और विटामिन D का जो उनका इंटेक है वो यहाँ से पूरा हो जाता है। फिर आपके पास मेथिकोबाल्मिन आती हैं, ये अलग से सप्लीमेंट्स होते हैं। मेथिकोबाल्मिन ये किस चीज का सप्लीमेंट होता है, ये एक्टिवेटेड B12 की फॉर्म होती है। ये आपका आयरन अपटेक करवाती है। मींस वो पेशेंट जो अनीमिक होते हैं और डायबिटीज भी है उनको, यानी कि जो आपके पास टाइप 1 में भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं, टाइप 2 के अंदर भी होते हैं, ये आपके इंसुलिन अपटेक को भी अच्छा करवा देगा। और जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी अनीमिक कंडीशन आती है, अगर आयरन प्रेजेंट है और आपकी बॉडी में आयरन नहीं मिल रहा, तो ये वाली जो आपके पास मेडिसिन होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। एक मेडिसिन है जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, गैबी का, ठीक है। ये वो वाली मेडिसिन होती है जो टाइप 1 वाले पेशेंट्स को दी जाती है। इसके अंदर आपका जो मेथिकोबाल्मिन होती है उसके साथ उन्होंने ऐड किया होता है इस मेडिसिन को। ये ग्लूकोज को कम भी करवाएगा और विटामिन B भी देगा, लेकिन ये हम लोग सजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप लोग ये कॉम्बिनेशन के अंदर दो तो ये हम सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मास्यूटिकल वाली साइड पे है। लेकिन अगर आपने सिंपल सप्लीमेंट देना है तो मेथिकोबाल्मिन आप इनको सजेस्ट कर सकते हो दोनों को। लेकिन आपने खुद भी फजूल में इस तरह से नहीं दे देना, पहले पेशेंट की कंडीशन देखनी है, अगर उनको वाकई में डेफिशिएंसी है तो आप दे सकते हो। फिर इसके अलावा आपके पास एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट आता है, ये रिसेंटली मैंने यूज किया है, रुमेगा नाम है इसका। रुमेगा नेम है, ये आपके पास ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन है। ये आपके जो सीरम ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। ये टाइप 2 वाले पेशेंट्स को रिकमेंड ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम आती है।
तो ये उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करेगा। पहली दफ़ा अगर आप लोगे तो ये थोड़ा सा चुभता है, मीन्स के इरिटेशन होती है अंदर जाके, इसकी कोई भी स्मेल नहीं है, ये फिश ऑयल है, लेकिन इसका ना तो आपको कोई बैड टेस्ट आएगा ना ही कोई बैड स्मेल है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इफेक्टिव है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। रोमेगा नेम है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। और ये स्टार्टिंग अगर आप लो तो ये 250 mg से लो, फिर 500 mg तक जाओ, एकदम से बहुत ज़्यादा mg इसकी कंज्यूम ना करो। ये आपके पास जितने भी मैंने आपको बताए थे ये सप्लीमेंटेशंस थी। अगर किसी को भूख नहीं लगती तब आप एपीफास्ट या जेंट्रॉन दे सकते हो। अगर तो अनीमिक है तो जेंट्रॉन रिकमेंड करो। अगर सिर्फ आपके स्टमक का मसला है और भूख नहीं लगती तो आप एपीफास्ट है वो रिकमेंड कर सकते हो। टाइप 2 को जो कंडीशन आपके पास आती है उसको ट्रीट करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 के अंदर ज़्यादा मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन होता है, जैसे कि आपके पास फिनोग्रीक सीड्स हैं। अब ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो न्यूरोपैथी वाली जो कंडीशन आती है टाइप 1 के अंदर उसको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करता है, मीन्स कि आपकी टिंगलिंग वाली जो इशू आता है इसमें ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम लोग सप्लीमेंटेशन ज़्यादा टाइप 1 के अंदर रिकमेंड करते हैं, ताकि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके। अब हम लोग बात करते हैं रेमेडीज की, कि हम लोग कौन कौन सी रेमेडीज को इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों कंडीशन के अंदर। सबसे पहले आपके पास सिनेमन वाटर है, ठीक है, ये आपके जो इंसुलिन है उसको इनटेक आपकी इंसुलिन अपटेक को अच्छा करता है, ठीक है, आपके ग्लूकोज जो सिक्रीशन हो रही है उसको इंसुलिन हार्मोन के अंदर जाके स्टोर करवाता है, और सडन हाइपरग्लिसीमिया की जो कंडीशन आती है उससे आपको प्रिवेंट करेगा। तो ये वाला जो आपके पास सिनेमन वाटर होता है ये आप यूज कर सकते हो। क्वांटिटी आपने कोशिश करनी है कि ½ टी स्पून लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि इससे ज्यादा लोगे तो ये आपका प्रॉब्लम करेगा। जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे रेमेडी बताऊंगी ये एज अ ड्रग काम कर रही है, तो इसलिए इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने ½ टी स्पून के अंदर 1 गिलास पानी, नीम गर्म पानी, उसके अंदर इसको मिक्स करके दे देना है। तो ये आपको जो सडन हाइपरग्लिसीमिया की जो कंडीशन होती है उससे प्रिवेंट कर सकता है। फिर आपके पास फिनोग्रीक सीड्स आते हैं, ये टाइप 2 के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ठीक है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल करते हैं, जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम आती है खास तौर पे जो बाल उतरना शुरू हो जाते हैं डायबिटिक पेशेंट के, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मेथी दाना, ठीक है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। कितना यूज़ करना है, ½ टी स्पून जो है ये आपने रात को नीम गर्म पानी के अंदर भिगो देना है, सुबह उठ के आपने इसको स्टेन करना है और वो पानी पी लेना है। तो ये वाला जो फिनोग्रीक सीड वाटर है आपके पास ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल करेगा, और जो आपके पास डिफरेंट कंडीशंस आती हैं जैसे कि आपकी बॉडी में पेन हो रही है या वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट स्टक हो गया, उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। फिर इसके अलावा आपके पास बिटर ग्राउंड, जो आपके पास को हम लोग बिटर मेलन भी कहते हैं, जो करेले होते हैं, एक आपके पास येलो कलर के होते हैं और एक आपके पास प्योर ग्रीन कलर के होते हैं, और एक आपके पास पैरेट ग्रीन में आते हैं, मींस जो आपके पास ब्राइट ग्रीन होता है। जो ब्राइट ग्रीन कलर के करेले होते हैं ना वो बेसिकली वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो केमिकल फ्री होते हैं और उसके अंदर कड़वापन ज्यादा होता है। जितने भी फूड आपके जिसके अंदर कड़वापन ज्यादा होता है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये सडन आपको हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन से प्रिवेंट करता है। टाइप 2 है टाइप 1 है, दोनों कंडीशन के अंदर आप पेशेंट को ये दे सकते हो। आपने इसको देना किस तरह है, सबसे पहले आपने कोई भी ये फ्रूट ले लेना है, जिस तरह बिटर ग्राउंड है आपने लेकर, तो इसको आपने काट कर तो पानी डाल के रख देना है। आपने फिर किसी मलमल के कपड़े में इसको डालना है और इसको बिल्कुल श्रिंक करके तो साइड पे कर देना है। वो जो नीचे पानी बचेगा वो आपने पानी पीना है 1 गिलास रोज। अगर ये आप पीना शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी जो इंसुलिन आपको इंसुलिन लगानी नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपकी जो ग्लूकोज भरती है वो यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना, ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनको स्टमक इशू होता है, ठीक है, अगर स्टमक इशू नहीं है डायबिटिक पेशेंट को तो आप आधा करेला लेकर तो आपने उसको पहले आधे गिलास पानी के अंदर डालकर उसको पहले बॉईल करना है 1 दफा, फिर उसको आपने ग्राइंड करके तो आपने उसको पी लेना है। ये क्या करेगा, ये आपकी जो ब्लड ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करेगा,
आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, सडन आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम अपटेक को अच्छा कर देगा। ये सोडियम कंट्रोल करता है, सोडियम जिनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है उसको कम करने में हेल्प करता है। तो ये जिनका बीपी हाई हो जाता है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, उनकी बॉडी के अंदर पोटेशियम का अपटेक ज्यादा करवा देता है। फिर इसके अलावा आपके पास लेडी फिंगर है, जो भिंडियां होती हैं। भिंडियां को आप रात को आप आधा कप भिंडियां ले लो, ठीक है, उसको अच्छी तरह से साफ करके कट करके तो आपने 1 कप पानी के अंदर डाल के रख देना, या एक जार ले लो, जग ले लो 1 लीटर का, उसके अंदर डाल के रात को रख देना है, सुबह उठ के वो पानी पीना है। वो जो पानी है उसके अंदर सारा एक्सट्रैक्ट जो आपके पास आएगा लेडी फिंगर का वो आ जाएगा। ये पानी का जो टेस्ट होता है ये थोड़ा सा स्लाइन होता है, यानी कि कसैला पानी होता है और चिप चिप वाला होता है। तो ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। जिनका वेट लॉस नहीं होता वो भी ये यूज कर सकते हैं, वेट लॉस करवाने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और इसके अलावा एक और चीज, जिनको एक्नी बहुत ज्यादा होती है, पीसीएस वुमेन के अंदर भी एक्नी का इशू बहुत ज्यादा होता है, तो ये पीसीएस के अंदर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एक्नी को कंट्रोल करने के लिए। या आपके खून को साफ करता है, जिनका खून बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, लिपिगेट या डिफरेंट जो मेडिकेशंस लेते हैं उससे अच्छा आप ये वाला जो तरीका है वो इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आप कोई मेडिकेशन लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट है आपके पास, वो मेडिसिन भी कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि लिपिगेट मेडिकेशन यूज कर रहा है आपके लिपिड्स को कंट्रोल करने के लिए, तब आप ये वाली रेमेडी एक गैप के साथ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने मेडिसिन दी है रात को 8 बजे, तो आप आधे घंटे का, पौने घंटे का गैप देकर तो फिर ये वाली ड्रिंक करें। कोशिश करें ये वाली ड्रिंक आप मॉर्निंग के अंदर या दोपहर के अंदर इस्तेमाल करें, खाना खाने के 15 मिनट पहले, ठीक है। या अगर आपने 15 मिनट पहले इंसुलिन लगा दिया है तो तब आप नहीं करेंगे, वह सडन हाइपोग्लिसीमिया हो जाएगा। आपने खाना खाने के 25-30 मिनट के बाद इसको इस्तेमाल कर लेना। जी मैम आपने अभी ड्रग्स के बारे में बताया कि जो अगर डायबिटिक पेशेंट्स कोई ड्रग्स ले रहा है ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, मैम फॉर एग्जांपल कौन सी ड्रग्स है, कोई एग्जांपल दे सकती हैं ताकि पता चल जाए। फिर जब पेशेंट से हिस्ट्री देनी है, पेशेंट ने तो सिर्फ ड्रग का नाम बताना है ना। लिपिगेट जो होती हैं, ये आपकी फैट कंट्रोलिंग नहीं आई। मेडिकेशन। आवाज नहीं आ रही मेरी? जी मैम रिपीट करिएगा। लिपिगेट, मैं लिख देती हूँ लिपिकेट, इधर। ओके। ओके मैम समझ आ गए। मैम ये आप ड्रग क्लास बता रही है ना कि लिपिगेट एक ड्रग क्लास है, उसमें डिफरेंट ड्रग्स आ जाएंगे फिर, कि ये एक स्पेसिफिक ड्रग है। ये एक स्पेसिफिक ड्रग है जो सबसे ज्यादा ओके। यूज की जाती है। ओके मैम, थैंक यू। ज्यादा कोई और मेडिकेशन नहीं दी जाती, यही वाली सबसे ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लो पोटेंसी है और बहुत ज्यादा इजीली इसको यूज कर सकते हो आप। ये मेरे ख्याल से 10 या 20 mg की आपके पास गोली होती है और ये पेशेंट को रिकमेंड कर देते हैं, या ये नहीं देते तो हार्ट पेशेंट भी अगर डायबिटिक भी है तो तब उसको कनकोर दी जाती है। कनकोर भी आपके पास लिपिगेट के अंदर ही आती है, उसका नेम बस चेंज है। अगर आप इसकी क्लास